हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार, मैंने उस वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग का एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जो आप खाली उतना ही अगर करोगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने देखा कि आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू था कि हाँ सर, वीडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके एक दिन में ही ट्राई किया हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को ही प्रिपेयर करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आज ही लेके आया और काफ़ी एफर्ट लगा इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना। तो इससे मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा, क्योंकि एफर्ट लगता है काफ़ी वीडियो बनाने में, और मैंने ये बहुत जगह से सब कुछ रिसर्च करके अच्छे से वीडियो बनाया, और ट्राई करूँगा कि आप लोगों को जितना ईजिली हो सके ये सब कंसेप्ट समझा सकूँ, ताकि आप अगर ये वीडियो ही बार बार देखो तो आपका काम हो जाएगा। उसमें आपका मिनिमम कट ऑफ जितना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, उतना मार्क्स आ जाएगा अगर आप इतना ही कर लोगे तो चलिए ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो पहला तो ये है कि डिसीजन मेकिंग क्यों है नाबार्ड में एक सब्जेक्ट, आप लोग सोचते होंगे, मैं सोचता था। तो देखो, पहली बात तो ये कि नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन करोगे, जो कि मेजोरिटी काम उसका पॉलिसी फॉर्मुलेशंस का ही रहता है। तो मैनेजरियल रोल पे आप जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर शुरू में बनोगे, आपके नीचे भी असिस्टेंट वगैरह रहेंगे, वो रहेंगे, तो उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे, हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए या नाबार्ड के लिए भी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तब आपकी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी कंसेप्ट्स है जो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करना होगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आगे चल के, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तब आपको डिसीजन मेकिंग के कुछ कुछ स्किल्स, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स, जो स्टाइल्स है डिसीजन मेकिंग के, तो ये सब आपको अगर आएगा तो आप इजीली अच्छा डिसीजन लोगे, बीइंग एन मैनेजर, बीइंग एन जनरल मैनेजर, जिस भी पोजीशन पे आप जाओगे। और वही जो मैंने कहा, सब ऑर्डिनेट्स को मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो मैंने लिखा है कि आप एक समय होगा जब आप डीडीएम नाबार्ड बनोगे, तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। वो सिमिलर टू एक आईएएस होता है, आईएएस जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट का वो देखता है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब कुछ। तो आप डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट या आरआरबीज, जितना भी होगा सब कुछ आप मॉनिटर करोगे। तो आपका आईएएस के साथ, डीएम के साथ मीटिंग होते ही रहेगा, ये सब होगा। तो आप मतलब उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नाबार्ड को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये पोजीशन मिलता है बहुत जन को, ग्रेड ए के बाद ही मिल जाता है ग्रेड बी में, ठीक है। और डिसीजन लेना हो सकता है। तो इसीलिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, कैसा इनपुट दे रहे हो नाबार्ड के प्रोग्रेस में, देश के प्रोग्रेस में। तो इसीलिए इन्होंने ये सब्जेक्ट डाला है कि आपको देखने के लिए आप कैसा सोचते हो, कैसा आपका थिंकिंग है। तो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा पूरा। मैं ट्राई करूंगा सब कंसेप्ट्स को इजीली समझाने का, और जितना जल्दी हो सके आपको ये सब कंसेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, और जो जो कंसेप्ट्स आपको ज़रूरत है वही समझाऊंगा बस। तो पहला तो आपको जानना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग क्या है। तो डिसीजन मेकिंग वही है कि एक कोर्स ऑफ एक्शन या प्रोग्रेस, जो भी आपका पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है। सपोज आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे दिल्ली जाना है, सपोज आपको दिल्ली जाना है, तो अभी आप कौन से ट्रेन से जाओगे, ये एक डिसीजन मेकिंग है। आपके पास 5-6 ट्रेन के ऑप्शन है, फ्लाइट्स के ऑप्शन है, तो आप किस से जाओगे? तो आप एनालिसिस करते हो, देखते हो आपका टाइमिंग के हिसाब से कौन सा सूटेबल बैठ रहा है, क्या नहीं बैठ रहा है, किससे आपका खर्चा कम लग रहा है, आप किससे दिन में पहुंच रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो तो रात में पहुंच रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो तो दिन में पहुंच रहे हो। ये सब सब कुछ आप चीजें देख के एनालिसिस करके फिर एक डिसीजन लेते हो। तो उसी को हम डिसीजन मेकिंग के अंडर में बोलते हैं। तो ये आप चाहो तो पर्टिकुलर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत एक बार क्वेश्चन आया था कि डिसीजन मेकिंग क्या है, तो नीचे डेफिनेशन दिया रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेशन यही आपका रहेगा, मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग ए डिसीजन। आपको चॉइस को मेक करना पड़ेगा, वहां से आप वेरियस फैक्टर्स आप कंसिडर करके एक डिसीजन लेते हो, दैट इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। हम जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस आता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि आपको प्रॉब्लम अगर कुछ है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। एक बार आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे कि अब इसको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
प्रॉब्लम्स को। उसके बाद आप उस जो आपने चॉइसेस खोजा, जैसे आपको वहां पे जाना है, दिल्ली जाना है, फिर आपने खोज लिया कि इस ट्रेन से जाना है, फिर आप उसको एवेल्युएट करोगे कि ट्रेन से जाऊंगा, इस ट्रेन से जाऊंगा तो रात को पहुंचूंगा, इससे जाऊंगा तो दिन में पहुंचूंगा, तो एवेल्यूशन हो गया। फिर आपने सेलेक्ट किया कि चलो भाई राजधानी अच्छा टाइमिंग है, अब मैं राजधानी से जाऊंगा, तो आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया। फिर आप राजधानी से गए, दिल्ली पहुंच गए, इम्प्लीमेंटेशन हो गया उस प्लान का जो आपने बनाया, और फॉलो अप करना है। ठीक है, तो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है? तो रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग यही है कि पहला तो आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है। जब आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग करोगे तो एक जो स्ट्रैटेजाइज करते हो, प्रॉपर डिसीजन लोगे तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपका फॉलो होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज नाबार्ड का गोल है कि फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, तो अब उस रूरल प्रॉस्पेरिटी को फॉस्टर करने के लिए आपको उस हिसाब से पॉलिसी बनाने पड़ेंगे, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा आपका प्लानिंग डिसीजन। ठीक है, तो यही है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर आप पर्टिकुलर गोल एम जो आपका है, अभी आप एग्जाम दे रहे हो सपोज नाबार्ड का, तो उस नाबार्ड के एग्जाम के लिए अभी आप देख रहे हो कि मुझे एआरडी में ये करना है, ईएसआई में ये करना है, डिसीजन मेकिंग में करना है करेंट, तो वो भी आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो। ठीक है, तो यही पहला है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ये है, तो उसका सॉल्यूशन दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशंस निकालने में हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग, और आपको बताता है कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, जैसे मैंने वो ट्रेन वाले एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इसमें आपको अभी करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, पास्ट में क्या हमने गलतियां की, सब चीज को एनालिसिस करके बेस्ट हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, थर्ड जो है वो है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। डिसीजन से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि हमें क्या क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नाबार्ड में बताता हूँ, नाबार्ड को पता चला कि यार ये जो एमपी में है, एमपी में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं काफी। आपने वहां पे एनालिसिस किया, वहां पे आपने सर्वे किया, तो आपको पता चला। तो आपको पता चला सर्वे करने के बाद कि वहां पे एक वाटरशेड प्रोजेक्ट या इरिगेशन प्रोजेक्ट, कैनाल वगैरह बन सकता है। तो तब आपने वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देखा, अब नाबार्ड उसके ऊपर काम करेगा, डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है आपका। फोर्थ है कि रिसोर्स एलोकेशन। अभी जब आप एक डिसीजन मेकिंग करने जाओगे तो आपको वहां पे देखना है कि आप कितना बजट लगाओगे, कितना टाइम दोगे, कितना पर्सनल लगाओगे। अब सपोज एक वो एमपी वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ, वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट का डिसाइड हो गया। ठीक है, अब वहां पे अब हमें पता है कि वहां पे कितना बजट लगेगा, नाबार्ड को सब वो आइडेंटिफाई करेगा, कितना टाइम लग सकता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बनने में, कितने आदमी वहां पे लग सकते हैं, कितने ऑफिसर्स हमें वहां लगाने पड़ेंगे जो मॉनिटरिंग करेंगे उसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स एलोकेशन। उसके बाद हम पर्टिकुलर डिसीजन अगर हम सही से लेंगे तो हमको ये सब चीजों के बारे में पता चलता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो डिसीजन मेकिंग अगर हम सही से लेंगे तो हमको पता रहेगा कि कैसे मैनेज करना है रिस्क को, कि ये नहीं करना, ये करना है। ठीक है, उसके बाद होता है कि गोल अचीवमेंट। अगर हम सही से डिसीजन लेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है, तो वो अचीव होगा प्रॉपरली अगर हम उसे स्ट्रेटेजाइज करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहते चलना सबका, तो आपको बाद में इजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में होता है कि पहला प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम। सेकंड है रूटीन, स्ट्रैटेजिक, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, इंडिविजुअल, ग्रुप, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, मेजर और माइनर। अभी ये चीज के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आता है, पीछे एक बार आया था प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझाता हूँ आपको कि ये क्या होता है सब टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, पहला है कि प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड ये किसने दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी, हर्बर्ट सिमन ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, हर्बर्ट साइमन ने ये प्रोग्राम डिसीजन का कंसेप्ट दिया था। अब देखो प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि जो एक रूटीन है, रूटीन डिसीजन मेकिंग एक टाइप है जिसमें रिपीटेटिव है, जिसमें आपको पता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रॉब्लम्स इज रेडिली अवेलेबल, जिसको आपको पता है कि ये दिक्कत आएगा तो ये करना है। अभी सपोज मान लो कि आप एक ऑफिस में हो। ठीक है, सपोज आपका नाबार्ड में सिलेक्शन हो गया, आप नाबार्ड के ऑफिस में बैठे हुए हैं। आपका काम हो सकता है कि पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है,
उस प्रोजेक्ट में आपको पता है कि अगर ये दिक्कत आता है तो ये हमें करना है, आपको पता है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम्ड है कि अगर ये चीज होगा तो हमें ये करना है, ये फॉल्ट आएगा तो हमें ये करना है, ये यहाँ पे ये होगा तो ये पता, अगर हमको पता है पहले से कि क्या डिसीजन होता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, तो वो आता है प्रोग्राम में, जो आपको पता रहता है पहले से। तो ये जनरली उतना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, उतना ज्यादा हाई लेवल मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेता है, लो लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। सपोज मान लो ऑफिस में कुछ खत्म हो गया, कुछ स्टेशनरी ऑर्डर करना है, ये करना है, तो वो आप खुद से ही कर सकते हो, उसमें अपर मैनेजमेंट को बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है प्रोग्राम, मतलब जो आपको पता है कि क्या करना है, ऐसा दिक्कत आया तो क्या करना है, ठीक है। नॉन प्रोग्राम इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें आपको पता नहीं है, कुछ अचानक से हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सपोज कुछ एग्रीकल्चर पॉलिसी फेलियर हो गया, सपोज आरआरबी सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इसमें नाबार्ड का काम ही है मॉनिटरिंग करना आरआरबी को। तो सपोज आरआरबी सही से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहा है आरआरबी, तो उसमें नाबार्ड को ही फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या होगा, फिर टॉप मैनेजमेंट वाले बैठेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ग्रेड बी नहीं बैठेगा, फिर ऊपर वाले ग्रेड ई ग्रेड एफ वो बैठेंगे, जनरल मैनेजर बैठेंगे, डिप्टी जनरल मैनेजर बैठेंगे, चेयरमैन भी बैठ सकते हैं। वो अब उसको लेके सोचेंगे, काफी मीटिंग्स होगी, डिस्कशन होगा, फिर एक डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे आगे का प्लान होगा ताकि आरआरबीज प्रोग्रेस करे, आरआरबीज प्रॉफिट जनरेट करे, ठीक है। तो ये हो गया नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अब आता है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक पे। रूटीन, जैसे आपको पता है रूटीन मतलब क्या होता है, जो डेली हम फॉलो करते हैं वही है रूटीन डिसीजन। रिपीटेटिव होता है नेचर में, ज्यादा शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट है, उतना ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन पे मैटर नहीं करता है ये सब डिसीजन। तो डे टू डे ऑपरेशंस, वही जैसे स्टेशनरी ऑर्डर हो गया, या पोस्ट से किसी को कुछ भेजना हो गया, लेटर भेजना हो गया नाबार्ड की तरफ से किसी को, गवर्नमेंट को, या ये, तो ये सब जनरली रिपीटेटिव होता है और ये सब लोअर लेवल मैनेजमेंट लेते हैं रूटीन डिसीजन। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जैसे नाम पे ये स्ट्रेटेजाइज करना है। अब स्ट्रेटेजाइज करना है तो आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब आप एक ग्रेड ए हो गए तो आपको उतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, आप जस्ट अभी ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, तो आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। जब कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा जिसके आपके ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर बनेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर डालनी है नाबार्ड को ताकि नाबार्ड लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करे और ज्यादा, तो ये सब अपर मैनेजमेंट लेंगे, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो गया, ठीक है। तो इसमें जजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया और मैं इजीली आपको समझा पा रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना, बहुत एफर्ट लगा के आप लोग के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब थर्ड समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल डिसीजन। देखो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन जो है वो आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में लेना पड़ेगा। बीइंग एन असिस्टेंट मैनेजर, मान लो आपको कहीं पे साइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पास करने के लिए, ग्रेड ए ग्रेड बी जब आप जाओगे, तो उस वो जो ऑफिशियल ऑफिस के अंदर बैठ के जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, ठीक है। क्योंकि वहां पे आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हो, कोई साइन कर रहे हो, कुछ आप बात कर रहे हो, कुछ भी लेटर लिख रहे हो किसी को, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन पे आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल डिसीजन, वो आप पर्सनल मेड बाय मैनेजर्स एज इंडिविजुअल्स, ठीक है, और वो डेलीगेशन नहीं होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस जो है वो डेलीगेट कर सकते हो। डेलीगेट मतलब क्या, कि सपोज मान लो कि कोई काम मैनेजर का है, बट मैनेजर अवेलेबल नहीं है, बट मैनेजर को पता है कि वो नीचे में असिस्टेंट मैनेजर को ही बोल सकता हूँ, तो वो उसको बोल देगा कि भाई इस टाइम पे ना तू ये कर देना, तो फिर असिस्टेंट मैनेजर एक दो दिन के लिए वो कर दिया, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। जैसे हमारे बैंक में होता है कि अगर कुछ ब्रांच में पीओ नहीं है तो हो सकता है हमें भी भेजा जाए उस पर्टिकुलर ब्रांच में कि जाओ भाई उस ब्रांच में पीओ नहीं है, एक एक दिन के लिए तुम वहां पे बैठ जाओ, दो फिर एक दिन के लिए तुम उस ब्रांच पे चले जाओ, तो ये डेलीगेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और पर्सनल डिसीजन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ये नहीं है, आपको पर्सनल डिसीजन के ऊपर चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। तो इंडिविजुअल डिसीजंस जो है वो आप खुद लेते हो, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेते हो, और उसमें आप एनालाइज करते हो कि क्या करना है, वो आपके ऊपर ही होता है, ठीक है, वो आप खुद के लिए लेते हो। अब जो ग्रुप डिसीजन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया जाता है। अब सपोज नाबार्ड में आपका आगे चल के वेज रिवीजन होगा या प्रमोशंस होगा, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, ग्रुप डिसीजन है, जो ऊपर मैनेजमेंट बैठ के लेंगे कि नहीं भाई चलो 10 सीट है ग्रेड ए से ग्रेड बी जाने के लिए, बंदे 40 है, तो अब वो डिसाइड करेंगे कि किन 10 को प्रमोट करना है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, आपने एग्जाम में कैसा दिया, इंटरव्यू कैसे परफॉर्म किया, तो वो एक ग्रुप डिसीजन में आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा होपफुली इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन।
तो अब आगे चलते हैं, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। देखो टैक्टिकल डिसीजन मतलब क्या होता है, टैक्टिस मतलब कुछ स्ट्रेटेजाइज करना, कुछ दिमाग लगाना, कुछ अलग करना। तो जहाँ पे टैक्टिस हो जाएगा, टैक्टिकल डिसीजंस की बात आएगी तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव सेट बाय हायर मैनेजमेंट, जो हायर मैनेजमेंट जो एक का थिंकिंग है कि ये हमारा विजन है कंपनी का, ये हमारा गोल है, हमें 10 साल में यहाँ पहुंचना है, 20 साल में वहां पहुंचना है, तो वो जनरली टैक्टिकल डिसीजंस के अंदर आता है। और ऑपरेशनल डिसीजंस तो वो है जो आपका एक कंपनी को रन करने के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, और वो शॉर्ट टर्म होता है, जनरली डेली वीकली बेसिस पे काम करता है, ठीक है। और ये भी लोअर लेवल मैनेजर्स लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल डिसीजन है, उतना ज्यादा इसको लेके सोचना नहीं है, क्योंकि पता ही है कि क्या करना है, ये होगा तो, ठीक है। मेजर एंड माइनर डिसीजन, आई होप ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेजर डिसीजन कुछ भी सिग्निफिकेंट होगा, जिसमें एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेजर डिसीजन के अंडर आएगा। माइनर डिसीजन छोटा मोटा डिसीजन कुछ भी होगा जो कि नीचे लेवल के मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स ले सकते हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज माइनर डिसीजन, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स पे। क्या क्या टेक्निक्स है ग्रुप डिसीजन मेकिंग करने की। यहाँ पे हमने पढ़ा ग्रुप डिसीजन। अब ग्रुप डिसीजन के अंदर काफी सारे टेक्निक है जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं एग्जाम में। ब्रेनस्टॉर्मिंग से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने डेवलप किया, एलेक्स ऑसबॉर्न इन 1938, ये पूछा गया था एक बार, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग का कंसेप्ट काफी इजी है। मान लो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, वहां पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, सपोज एक शैम्पू लॉन्च होने वाला है। तो अब उस शैम्पू का कौन सा फ्लेवर होना चाहिए या कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, आयुर्वेदिक होना चाहिए, तो इसको लेके आपके कंपनी ने आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया। वहां पे मान के चलो कि 30 मेंबर्स हैं उस ग्रुप में। अब मैनेजर ने सबको कहा कि आप कुछ आइडिया सोचो, हमें एक शैम्पू निकालना है, उसका प्रोडक्ट्स को लेकर आप कुछ आइडिया सोचो। और इसमें आपको कोई मतलब वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आपको इतना ही टाइम में सोचना, ये करना। आप वहां पे बैठ के सोच रहे हो, फिर आपने सोचा, आप सबने 30 आदमी ने सोचा, ठीक है। तो उसके बाद सब एक एक करके अपना आइडिया डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक करके आइडिया अपना बताएंगे कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आयुर्वेदिक होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, मेरे हिसाब से डैंड्रफ रोकना चाहिए, मेरे हिसाब से हेयर फॉल रोकना चाहिए। सब कुछ अपना अलग अलग कोई राय देगा उसको लेके। फिर उसको लेके मैनेजर जो भी आपका होगा, जिन्होंने ये मीटिंग बुलाया, वो फिर सब आइडियाज को कंपेयर करेंगे आपस में भी। 30 आदमी फिर ये बोलेंगे कि नहीं यार तेरी बात सही है, वो बोलेंगे नहीं नहीं तेरा आइडिया गलत है। तो ऐसे करके डिसाइड होगा। उसके बाद जो एक प्रॉपर डिसाइड होगा, उसके बाद एक कंक्लूजन पाएंगे कि हाँ चलो ऑर्गेनिक होगा, हेयर फॉल रोकना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ये सब पॉइंट्स कंसिडर करके फिर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, सब मिलके एक साथ आइडिया। अब जो ये लैंग्वेज है ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप पढ़ना लैंग्वेज, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है सब टेक्निक, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड को कहा जाता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये भी किसने डेवलप किया है, एंड्रयू डेलबेक और एंड्रयू वैन डी वैन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप होता है, 5 से 10 मेंबर एक साथ बैठते हैं, ठीक है, और वो अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और वो प्रॉब्लम जो है इंडिविजुअली थिंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब थिंक कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग एक वोटिंग मशीन है, ठीक है, उसके बाद वो अपना अपना आइडिया लिख के एक बैलेट बॉक्स में डालते हैं कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा आइडिया है, ठीक है। उसके बाद बैठ के सब अपना आइडिया डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक वोटिंग होगा। उस वोटिंग में मान लो कि 10 आदमी बैठे हैं, 10 का आइडिया है वहां पे, ठीक है, 10 का आइडिया है। अब वो 10 अपना आइडिया वहां पे लिख दिया। अब वहां पे फिर वोटिंग जब होगा, मान लो कि फर्स्ट जिसका आइडिया है उसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया, सेकंड जिसका आइडिया उसको कम मिला, तो अब जो वोट में जिसका एवरेज करके जिसका वोट सबसे ज्यादा बार आएगा, वो आइडिया को कंपनी इंप्लीमेंट करेगी। वो होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। वोटिंग पहले आइडिया सब मिलके सोचेंगे, आइडिया सोचने के बाद डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद एक वोटिंग में सब आइडिया मेंशन रहेगा, फिर वो वोटिंग होगा, फिर उसमें एवरेज करके जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वो आइडिया इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अब थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स सेम है, और ये वर्चुअल मीटिंग में ही जनरली होता है, गूगल मीट, जूम वगैरह का, और ये अदर प्लेटफॉर्म्स हम जनरली यूज करते हैं ताकि हम डिस्कस कर सके
प्रॉब्लम्स का, पोटेंशियल सॉल्यूशंस का। और ये काफ़ी लेस कॉस्टली होता है क्योंकि ऑनलाइन हो जाता है। जनरली ये अगर रिमोट में लोकेशन में कोई आपके मैनेजर्स बैठे हैं तो उनसे अगर कुछ डिस्कस करना है तब हम ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स, अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या इंडिया में नहीं है, फॉरेन में हम किसी से डील कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब इससे इम्प्लीमेंट ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ है? कोविड के बाद से। तो ये मे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड के बाद से कौन सा डिसीजन मेकिंग का स्टाइल सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ अगर बात करें तो मल्टी वोटिंग। मल्टी वोटिंग में क्या होता है? बेस्ट ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इसे माना जाता है क्योंकि डिसीजंस और थॉट जो भी होते हैं वो पोल्स में, मतलब ऑर्डर में लिखे रहते हैं, ठीक है, और सबके साथ शेयर किया जाता है। और इसमें आपको यस और नो करना है। जब आप पोल करोगे दो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यस और नो, और डिसीजन पोल का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे जिस डिसीजन को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा, या ये मल्टी वोटिंग, ठीक है। और डेल्फी मेथड, डेल्फी मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे भी क्वेश्चन आया था एक बार डेल्फी मेथड से। डेल्फी मेथड में क्या होता है कि जब आपको एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है और एक मेजर डिसीजन लेना है, तब ये हम यूज करते हैं कि ग्रुप का राय क्या है उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर, तब हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो कि 30 मेंबर हैं, ठीक है। 30 मेंबर में से एक कोई हमने बोला कि हमारे प्रोडक्ट का सेल्स नहीं हो रहा है यार उतना ज्यादा, क्या किया जाए। तब वो मिलके बोलेंगे कि सर ये कर सकते वो कर सकते, 30 जन ने आइडिया दिया। अब उनके बीच में एक लीडर होगा, सपोज 30 असिस्टेंट मैनेजर बैठे हैं, अब उन्होंने आइडिया दिया मैनेजर को, ठीक है। तो अब वो मैनेजर क्या करेगा कि वो उस आइडियाज का एक कॉम्पाइलेशन बनाएगा, ताकि जो वो जब वो चीफ मैनेजर या जनरल मैनेजर को पास ऑन करेगा वो आइडिया, तो उनके लिए आसान हो, ठीक है। तो फिर वो सब 30 जन का आइडिया लेके एक्यूमुलेट करके फिर वहां पे भेजेगा जनरल मैनेजर के पास, सपोज उसने भेजा। अब वो जनरल मैनेजर उसको देखेगा और वो फिर उसको और छोटा करेगा कि नहीं नहीं ये आइडिया नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। फिर वो छोटा करके फिर से भेजेगा मैनेजर की तरह कि अब ये मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, अब तुम देखो जरा इसमें से क्या क्या बोल रहे हैं सब। फिर वो फिर से करेगा वो चीज। ऐसे करते करते जब मान लो कि पहले 30 आइडिया था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर ऐसे करके फाइनली एक बार आगे पीछे 2/4 होगा, ठीक है। तो 2 फ्रो चलेगा। एक बार हो जाने के बाद फिर जब फाइनली एक आइडिया बचेगा तो दैट आइडिया विल बी इम्प्लीमेंटेड। तब उसमें क्या होगा कि कंपनी के लिए बेस्ट जो आइडिया था वो इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। समझ रहे हो, 30 आइडिया में से फिर 15, फिर फाइनली एक आइडिया। तो अब समझो जब वो एक आइडिया सेलेक्ट हो रहा है बार बार, एक बार जीएम के पास जा रहा है, फिर मैनेजर के पास आ रहा है, फिर नीचे लेवल पे जा रहा है, तो वैसे करके अच्छा चीज इंप्लीमेंट होगा। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट मेथड बन जाता है डेल्फी मेथड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब जो सिक्स्थ है उसकी बात करें तो पॉसिबिलिटी रैंकिंग। पॉसिबिलिटी रैंकिंग होता है कि बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास उसको वोटिंग के सिस्टम के से हमें उसको लेना है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है या बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हो सकता है। आई नो ये काफी मल्टी वोटिंग और पॉसिबिलिटी रैंकिंग ये सब जगह वोटिंग जैसा लग रहा है, बट ये जो लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा आइडियाज जो है वो सेम ही लगता है, बट कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहा कि जब आप कलेक्टिव डिसीजन कुछ लेना चाह रहे हो तब पॉसिबिलिटी रैंकिंग यूज होता है। उसके बाद आपको जो बेस्ट ऑप्शन है उसका एवरेज निकाल के जो जीतता है वो होता है, ठीक है। अब सेवेंथ जो है वो स्टेप लैडर टेक्निक है। ये डेल्फी मेथड के जैसा ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि पर्सनल ओपिनियन भी जो एम्प्लॉय है वो अपना दे सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप में थिंकिंग नहीं करना है और अपने अपने थिंकिंग करना है, और सब कोई अपना अलग अलग आइडिया देगा। वहां पे इसे डिस्कस करके हम फिर भेज रहे थे ना, यहाँ पे सब अपना अलग अलग करके सोचेंगे, सोच के अपना आइडिया देंगे। किसी को नहीं पता है किसने क्या आइडिया दिया है, क्या सोचा है, ठीक है। तो ये स्टेप लैडर टेक्निक है। अब एट्थ आता है डेविल्स एडवोकेसी। डेविल्स एडवोकेसी क्या है कि एक को मान लो कि 20 जन का ग्रुप है, 20 जन के ग्रुप में से किसी 2 जन को डेविल बनाया गया। अब वो डेविल का काम क्या है कि 8 जन सब कुछ पॉजिटिव बोलेगा कि ये होना चाहिए, ये अगर हम इम्प्लीमेंट करें ये करें। अब उस वो 2 का काम है कि उसमें नेगेटिव खोजना है वो लोगों को।
अब वो लोग नेगेटिव जो खोजेंगे, लूप होल्स खोजेंगे, फिर उनको डिस्कस करना है। जो पॉजिटिव वाले हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा। तो इसीलिए कि कुछ भी फ्लॉ नहीं रहे जो भी हम सोच रहे हैं, इसीलिए दो जन को डेविल बनाया जाता है, ताकि वो फ्लॉ को आइडेंटिफाई करे और उस चीज को आगे बढ़ाए, ताकि हम प्रॉपरली डिसीजन ले पाए और एक अच्छा डिसीजन ले पाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। इसमें 4-5 स्टाइल है, एनालिटिकल, बिहेवियरियल, डायरेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसको हम ऑटोक्रेटिक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जो खुद सोचते हो ना, मान लो कि ऑटोक्रेटिक मतलब क्या है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है, तो वहां पे जो लीडर खुद सोचता है वो बिना किसी को डिस्कस किए इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे इसके नॉलेज है। दे फोकस ऑन देयर ओन नॉलेज, गट फीलिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बायसेस जो भी होता है, उन्हें लगता है कि हाँ मैंने जो डिसीजन लिया ये सही है, और ये अपना एक्सपीरियंस के चलते और गट डिसीजन के, बट ये एनालिटिकल नहीं है, उसने एनालिसिस नहीं किया कि नहीं ये गलती हो सकता है। तो वही है, ये डिसीजन फास्ट होता है बट उतना मतलब एफिशिएंट होगा कि नहीं इसका कोई ठीक नहीं है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग है। जब आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग करना है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये चलता है कि डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग कर दिया, जो अपन मैनेजमेंट है वो कर दिया। बट अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तब फिर अलग डिसीजन करते हैं, जो कि हम करते हैं एनालिटिक डिसीजन मेकिंग, सेकंड वाला। इसमें क्या होता है, लो लेवल टेक्निकल आउटकम दे कलेक्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ठीक है, एनालिटिक में हम एनालिसिस करते हैं सब चीज का। अगर हम कुछ डिसीजन लेना है, अगर हमें एक जगह पे नाबार्ड का कोल्ड स्टोरेज बनाना है, तो हम उस जगह पे डिसीजन लेते हैं कि हाँ इस जगह पे कोल्ड स्टोरेज बना के फायदा है, इस जगह पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा है, इस जगह पे कितना आलू होता है, कितना प्याज होता है, कितना क्या और क्या सब्जियां होती है, फल होते हैं, तो बना के फायदा है कि नहीं है। तो ये सब होता है एनालिटिक डिसीजन मेकिंग में। इसमें आप सब कुछ एनालिसिस करके फिर एक डिसीजन लेते हो। ठीक है, थर्ड जो है वो है बिहेवियरियल डिसीजन मेकिंग। बिहेवियरियल डिसीजन मेकर होता है वो हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चर और सोशली ओरिएंटेड डिसीजन लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो वेरियस सोर्सेज से फीडबैक लेता है, पूछता है कि भाई ये कैसा है, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, अपने अपर मैनेजमेंट से पूछता है, ये करता है। ठीक है, तो इसमें किसी से कंसल्टेशन भी लेता है कि अगर मुझे एक फैक्ट्री खोलना है सपोज राजस्थान में, तो वो पूछेगा कि भाई राजस्थान में कौन सा फैक्ट्री खोलना अच्छा होगा, कौन सा ज़्यादा चलेगा, क्या वहाँ पे किसी मतलब जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है ताकि मेरा बिजनेस हैम्पर ना हो। तो ये सब आ जाता है बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग के अंडर में। ठीक है, लास्ट जो है वो है कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग। कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग में होता है कि आपको अच्छा से जो भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, जो भी आपके कंपनीज के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे उनको आप बुलाओगे, उनके साथ मिल के अच्छे से सोच समझ के, जब आपको सही लगेगा कि हाँ सब कोई सहमत रहेगा एक पर्टिकुलर डिसीजन पे, तब आप वो डिसीजन लोगे। दैट वुड बी कंसिडर एज कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग। अब हम डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेजोरिटी ये 5 मॉडल्स है, जिसमें ब्रूम न्यूटन मॉडल से क्वेश्चन आता है, काफी एक बार आया है। तो ऐसा आता है। तो पहला जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है, इसमें क्राइटेरिया हम आइडेंटिफाई करते हैं और कौन सा जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, तो ये हम देखते हैं। तो इसमें जनरली ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, फिर हम क्राइटेरिया सोचते हैं, फिर हम क्राइटेरिया को वे करते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया करना ज़्यादा अच्छा होगा, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल का एक पार्ट है। ठीक है, अब सेकंड में आता है बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो इसमें जो होता है कि आपका योर ऑप्शंस टू मैनेजेबल सेट एंड चूज फर्स्ट दैट मीट्स योर क्राइटेरिया। तो इसमें आपका बेस्ट प्रोसेस नहीं है डिसीजन लेने का, क्योंकि विलिंगनेस टू सेटिस्फाई कैन प्रूव वैल्यूएबल व्हेन टाइम कांस्टेंट लिमिट्स। हाँ, तो इसमें होता है कि जब आपका टाइम कम है, तब आप इसमें ट्राई करते हो कि बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग जो मॉडल है उसको आप फॉलो करो। ठीक है, ब्रूम न्यूटन डिसीजन मॉडल जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है। इसमें आपका डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, इसमें आपको यस नो का क्वेश्चनेयर एक बना के दिया जाता है, और उसको आप जो भी आपका जो मेजोरिटी आंसर करती है, फिर उसके हिसाब से आप एक डिसीजन ट्री बनाते हो, एनालिसिस करते हो, उस हिसाब से फिर आप डिसीजन लेते हो कि हाँ ये हमें करना चाहिए। फोर्थ है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, जो आपको पता है ये इंट्यूशन के बेस पे, जो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, इंट्यूशन जो आपको आता है, आभास होता है,
तो उसके हिसाब से हमें मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट ही जनरली ये डिसीजन लेती है क्योंकि लोअर मैनेजमेंट को पावर नहीं है। तो इसमें हम सोचते हैं कि अच्छा ये होना चाहिए, ये हो सकता है, तो आपका जो गट कहता है उसके हिसाब से आप जाते हो। दैट इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। अब एक फिफ्थ है द रिकॉग्निशन प्राइम्ड मॉडल। ठीक है, रिकॉग्निशन प्राइम्ड मॉडल इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के जैसा ही सिमिलर है, बट इसमें क्या होता है कि हम प्रॉपरली जो हम सोचते हैं उसको हम पहले एनालिसिस करते हैं, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज रन करते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो नहीं चला बिजनेस तो हम क्या करेंगे, चल गया तो फिर कैसे एक्सपेंड करेंगे, सब कुछ आप सोचते हो, फिर देन आप एक आइडिया पे जाते हो, उसके बाद फाइनली आप डिसीजन मेक करते हो। ठीक है, तो ये रिकॉग्निशन प्राइम मॉडल और जो आपका से पहले वाला इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल था, ये दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है। इंट्यूटिव में आपका जो गट कहता है आप कह देते हो, प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं करते हो, ले लेते हो डिसीजन, बट रिकॉग्निशन प्राइम मॉडल में आप उसको एनालिसिस करते हो, फिर वेरियस सिनारियोज रन कराते हो और डिसीजन लेते हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि स्टेप 1 2 3 क्या है, तो ये सब आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ठीक है, अभी जो लास्ट टॉपिक है, तो काफी लंबा सेशन हो गया, बट आई होप कि आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लगा हो। आप नीचे जरूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो बायसेस इन डिसीजन मेकिंग। तो बायसेस क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ पहले से ही कुछ कुछ थिंकिंग रहता है कि अरे यार ये हो जाएगा, ये होता ही है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ खराब होता है, मेरे साथ अच्छा होता है, ये करता हो तो ये होता है, जो आपके दिमाग में एक पहले से प्री एजम्पशन रहता है, दैट इज नोन एज बायस। तो ये सिस्टमिक एरर है, मेंटल शॉर्टकट्स या मेंटल ब्लॉकेज बोलते हैं, जो आपको जब आप डिसीजन लेते हो तब वो आड़े आता है आपके, तो वही इसी को हम कहते हैं बायसेस। तो बायसेस का दिक्कत क्या है कि अगर आपका डिसीजन मेकिंग बायस है तो जजमेंट जो है सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग पे चलेगा, रादर देन कि आप फैक्ट्स डेटा को और जो आपके पास इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपरली एनालिसिस करके डिसीजन लो। आपके दिमाग में जो एक बायस बना हुआ है कि ये होता है, तो फिर आप उसके हिसाब से डिसीजन ले लोगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा है कि रिकॉग्नाइज बायस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अनफेयर या इनएक्यूरेट आउटकम्स को रोक सके, ताकि आप बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन ले पाओ, इसीलिए बायस को हटाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बायस है रहता है जनरली डिसीजन मेकिंग में। तो पहला है कन्फर्मेशन बायस। तो इसमें क्या होता है कि दिस बायस इन्वॉल्व सीकिंग आउट इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट कंफर्म्स योर प्री एग्जिस्टिंग व्यूज व्हाइल इग्नोरिंग और डाउन प्लेइंग कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या कन्फर्मेशन बायस में होता है कि मान लो आपके साथ एक चीज हुआ है, अभी आप मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो बैंकिंग का, आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो आपका एक बायस बना हुआ है कि यार रीजनिंग तो मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, रादर देन कि आप ये नहीं सोचते हो कि हाँ इस बार मिल सकता है हार्ड आ जाए, बट जो आपके थिंकिंग को पॉजिटिव करता है आप वही सब चीज सोचते हो। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि डेली हॉरोस्कोप आप पढ़ते हो, बट वही चीज पढ़ते हो जो आपको सुनना है। आपको अगर लगता है कि हाँ आज मेरा एक एग्जाम है, वहां पे हॉरोस्कोप में लिखा आ गया कि आज आपका दिन अच्छा जाएगा, एग्जाम अच्छा होगा, तो आप खाली वही इन्फॉर्मेशन पढ़ के रुक जाते हो, आगे आप पढ़ते ही नहीं हो। तो जो आपके काम का है, जो आपके थिंकिंग से मैच करता है, आप बस वही चीजों को ध्यान देते हो, बाकी सबको इग्नोर करते हो। बेसिकली यही है कंफर्मेशन बायस। ठीक है, सेल्फ सर्विंग बायस क्या होता है? सेल्फ सर्विंग बायस होता है कि एक टेंडेंसी जो आपको सक्सेस टू योर सेल्फ एंड फेलियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल कॉजेज। ठीक है, तो सेल्फ सर्विंग क्या होता है कि हम जीत का क्रेडिट जो है वो हम खुद लेते हैं, बट फेलियर हो जाए तो फिर हम अपने पे नहीं लेते, हम बोलते हैं यार उसका दिक्कत था, उसका आइडिया खराब था। ये बेसिकली सेल्फ सर्विंग बायस चलता है जब आप अभी कंपनी में मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे, बैंकिंग में आओगे या नाबार्ड में आओगे, कहीं भी आओगे, तो आपको पता चलेगा कि मैनेजर्स ऊपर जो है वो बेसिकली सेल्फ सर्विंग बायस ही होते हैं। कुछ सही होगा तो क्रेडिट आपको मैक्सिमम टाइम पे नहीं मिलेगा, अच्छा मैनेजर हुआ तो देगा, बट मेजोरिटी टाइम पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट कुछ गड़बड़ होगा तो वो आप ही के ऊपर ब्लेम आएगा। तो दैट इज सेल्फ सर्विंग बायस। अगर कुछ अच्छा हो तो मैंने किया, कुछ खराब हो तो मैंने नहीं किया भाई, नीचे वाले ने किया। ठीक है, तो अपना ईगो जो है वो अपना सेटिस्फाई करने के लिए वो सेल्फ सर्विंग बायस चलता है। तो बहुत सारा डिसीजन ऐसा होगा कि जब वो ले लेगा आपके ऊपर की मैनेजमेंट, बट जब कुछ खराब होगा तो बोलेंगे कि नीचे वाले ने किया है। तो ये सेल्फ सर्विंग बायस के अंडर में पार्ट आता है। थर्ड जो है वो है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में क्या होता है कि जो हमें एक पहला इंफॉर्मेशन मिल गया, अब सपोज आप ज्वाइन करोगे नाबार्ड। अब नाबार्ड का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अब एग्जाम क्यों दे रहे हो?
जॉब तो गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 90% आप जो भी एग्जाम दे रहे हो आपके लिए वो एक मोटिवेशन क्या फैक्टर है कि 1 लाख के ऊपर मंथली सैलरी है, पर्क्स है, बेनिफिट्स है, तो आप बस वो देख लियो, आप बस वो देख के लग चुके हो नाबार्ड में, ठीक है, या बैंकिंग एग्जाम में कि सैलरी अच्छी है वो है, बट आपके पीछे का कुछ वर्क प्रेशर क्या है, पोस्टिंग क्या है, वो क्या है, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो वही है एंकरिंग बायस। जब आपको अपने हिसाब का या अपने काम का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो फिर आप पीछे वाले इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट इररेलिवेंट मानते हो, आप उसको कंसिडर ही नहीं करते, तो वही एंकरिंग बायस, एक इन्फॉर्मेशन के जो हमें मिल गया अपने काम का उसके बेसिस पे हम डिसीजन बना लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण बहुत टाइम पे होता है कि खराब डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण फिर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं यार हम तो इस जॉब के लिए बने नहीं है, फिर जॉब क्विट करते हैं, दूसरा ऑप्शन खोजते हैं, तो ये होता है, तो ये सिमिलरली डिसीजन मेकिंग में भी हो सकता है। अगर आपने कि भाई 10 चीजों में से एक चीज जो आपके काम का था वो आप कंसिडर करके आगे निकल गए, डिसीजन ले लिए, फिर आगे जाकर आपका कंपनी डूब गया, आपका प्रोडक्ट खराब निकला, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर आपका वो एक खराब डिसीजन के चलते बहुत जन को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये एंकरिंग बायस था। अब फोर्थ है वो है अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस वो है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, उसी को यूज करके हम एक डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें शॉर्टकट जल्दी डिसीजन लेना है तो फिर हम अवेलेबिलिटी बायस करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि अनफेयर जजमेंट होता है, अनएडिक्वेटेड डिसीजन हम लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा एनालिसिस किए नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, सपोज हमें एक जगह पे कुछ फैक्ट्री खोलना है एग्जाम्पल के तौर पे, हमें बस वो पता चला कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट का डिमांड है, बट हमने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल क्या है, उस जगह पे वो फार्मिंग होगी कि नहीं, उस जगह पे फिर कस्टमर कैसा बेस है, वो हमने रीड ही नहीं किया, और हमने फैक्ट्री लगा दी अपना सारा करोड़ रुपया लगा के, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो लॉस होगा। तो दैट इज अवेलेबिलिटी बायस, खाली आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लिए, आपने प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, प्रॉपरली एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी बायस होता है। अब फिफ्थ की बात करें तो ग्रुप थिंकिंग। ग्रुप थिंकिंग होता है कि इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपका एक पूरा ग्रुप है, 50 मेंबर है, उसमें से कोई एक आइडिया पिच किया, बोला कि भाई ये होना चाहिए, अब इसमें से 45 को लग रहा है कि हाँ भाई सही है एकदम मस्त आइडिया, बट 5 को हो सकता लग रहा है कि यार ये क्या घटिया आइडिया, बकवास, ये तो फेल हो जाएगा ये आइडिया, बट वो 45 जो हाँ कर रहे हैं उनके प्रेशर पे वो 5 भी हाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जनरली कहाँ पे होता है, एडुकेशन में होता है, कोचिंग वगैरह में होता है, आपको समझ में ना आए फिर भी मेजोरिटी क्लास बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, तो हम भी कह देते हैं कि हाँ समझ में आया। अब इसमें क्या हो सकता है, आगे जाके हो सकता है वो जो 5 बोल रहे थे ना वही सही है, बट उस टाइम पे वो जो था कि मेजोरिटी मास जो थिंक कर रही है, मेजोरिटी बोल रही है हाँ सही आइडिया है, तो फिर उस पर गया इसीलिए खराब हो गया, तो इसीलिए एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि कोई अगर नेगेटिव बोल रहा है तो उसका भी बात को कंसिडर करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले पाए। तो ये होता है ग्रुप थिंकिंग, जब हम जो डोमिनेंट जो ओपिनियन है उसके फ्लो में हम भी चल जाते हैं अगर कोई उससे अपोजिट थिंकिंग रखता हो, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है स्टेटस क्यू बायस। स्टेटस क्यू बायस रिफर्स जो होता है कि अभी जो प्रेजेंट स्टेट है कंपनी का, ठीक है, उसी में जो चल रहा है चलने दो, सिंपल सी बात ये है अगर आपको इजी में समझाऊं तो, क्योंकि चेंज करना किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अभी आपको ही मैं बोल दूं कि यार तुम एक काम करो रेलवे का एग्जाम देने लगो, अब आप 3 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, फट से बोलूंगा आप रेलवे का एग्जाम दो, तो आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो वही होता है, क्योंकि चेंज करोगे तो रिस्क है, आपको रेलवे का पैटर्न समझना पड़ेगा, कैसा होता है एग्जाम को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे कंफर्टेबल होगे, फिर हो सकता है वहाँ पे भी आपको 1-2 साल लगे, तो आप फिर क्यों करोगे, बट हो सकता है कि आपका बैंकिंग में नहीं निकल रहा, रेलवे आपका निकल जाए, तो ये भी चांस है ना, तो यही है, कंपनी को थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहिए ताकि वो नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए, बट उसमें अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो आप रिस्क नहीं लेते हो, जो आपके साथ है वही चलने देते हो, दैट इज स्टेटस क्यू बायस। अब जो सेवेंथ है वो है ऑथोरिटी बायस। ऑथोरिटी बायस में क्या होता है कि मेजोरिटी जो क्रेडिबिलिटी और ओपिनियन है वो जो आपके अपर मैनेजमेंट है उनके पास ही है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को समझते हैं कि हम ऊपर हैं, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बट हो सकता है कि आप नीचे बिंग एंड हो सकता है नाबार्ड में आप ज्वाइन कर जाओगे, फिर आप ग्रेड ए, हो सकता है आपके पास ज़्यादा अच्छा आइडिया हो, आपके पास ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज वाला आइडिया हो जिससे कुछ अच्छा बिजनेस हो सकता है नाबार्ड का, बट
वो आपसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट तो वही होता है ऑथोरिटी बायस, जब आपके अपर मैनेजमेंट आपका अच्छा से सुने नहीं, उनको लगता है वही सही है, भले ही वो इन्फॉर्मेशन गलत हो, उन प्रॉपरली रीड नहीं किया, बट वो अपने थिंकिंग के चलते डिसीजन ले लेते हैं, दैट इज ऑथोरिटी बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस तो नाम में ही है, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो पर्टिकुलर कोई डिसीजन को लेके, कि आपको लगता है कि नहीं यार ये तो सही होगा, होना चाहिए, पिछले आगे भी पहले भी हुआ है तो इस बार भी होगा, ओवर कॉन्फिडेंस बायस से ये दिक्कत आता है। तो इसमें हाई रिस्क डिसीजन आप लेते हो, जिसके कारण आपका फिर इंडिविजुअल और होल टीम का इफेक्ट पड़ता है। नाइन्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संक कॉस्ट फैलेसी। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आता भी है एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है कि आदमी को पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पे पैसा डूब रहा है, एफर्ट जा रहा है, समय जा रहा है, बट वो फिर भी लगा रहता है, क्योंकि उसने इतना पैसा लगा चुका है, अब उसे कुछ पॉजिटिव लेके ही निकलना है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हम जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। इसका पार्ट मैं खुद भी था, कि हम 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगे हुए कि नहीं यार इतना टाइम लगा दिया, अब तो कहीं सिलेक्शन लेके ही जाना है। बट उसके चलते जो हमारा एफर्ट जा रहा है, समय जा रहा है, वो 3 साल 4 साल जो हम कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है, उसका कोई हम मतलब महत्व नहीं देते। बट वो एक कंसेप्ट है, हो सकता है हम वो अगर दूसरे कहीं सेक्टर पे काम करते तो एक्सपीरियंस हो जाता 2-3 साल का, पैसे मिल जाते, बट वो हमें जो पैसा और हमारा जो टाइम लग चुका है, एफर्ट लग चुका है बैंकिंग सेक्टर में, 4 बार मेंस दे चुका हूँ, 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो इसके चलते हम लगे रहते हैं, बट वो कॉस्ट जो है वो कभी रिकवर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक साउंड डिसीजन लेना चाहिए सही टाइम पे, जब हमें लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है तो राइट टाइम पे निकल भी जाना चाहिए। तो ये संक कॉस्ट फैलेसी का कंसेप्ट है। अब जो 10th है वो है सिमिलैरिटी बायस। सिमिलैरिटी बायस में क्या होता है कि किसी को अगर डिसीजन लेना है, तो उसे जो डिसीजन लेना है वो अपने थिंकिंग के हिसाब से ही देखता है कि यार मुझे ये डिसीजन लेना है, तो ये चीज मेरे साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो उनके साथ हाँ में हाँ कर रहा है, जो चीज मैच कर रहा है उसी को अपने साथ रखता है, बाकी सबको इग्नोर कर देता है। ठीक है, बट होता क्या है फिर, जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया कि हो सकता है कि वो जो 5 आदमी थे उनका जो थिंकिंग था कि नहीं ये प्रोडक्ट खराब है, घटिया है, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, तो उनका बात नहीं सुना। तो हो सकता है यहाँ पे भी सिमिलरिटी बायस में वही हो, क्योंकि मैनेजर को लग रहा है कि नहीं ये चलेगा, तो वो अपने हिसाब से अपने बंदों को लेके फिर सिमिलैरिटी बायस से चलता है। अब सिमिलैरिटी बायस कहाँ यूज होता है, जब वो हायर करते हैं पीपल को। अभी सपोज आप नाबार्ड के इंटरव्यू पे जाओगे, ठीक है, आप इंटरव्यू देके निकलोगे, तब तो वो 5 जन का पैनल, 4 जन का पैनल, जितने का ही पैनल रहेगा, वो फिर एक डिस्कस करेंगे आपस में, सिमिलर पॉइंट पे आएंगे। चेयरमैन रहेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे लगता है 40 देना चाहिए, वो बोलेगा नहीं सर मुझे तो 30 का लग रहा है, फिर वही बोलेगा नहीं मुझे भी 30 का लगा। अब मेजोरिटी अगर 30 में आ गया तो फिर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, फिर चेयरमैन भी बोलेगा नहीं हो सकता है 30 मार्क्स का, तो 35 दे देते चलो यार। ऐसे करके सिमिलैरिटी बायस वहां पे काम करता है, किसको प्रमोशन देना है, किसको प्रोजेक्ट में मैनेजर, लीड मैनेजर किसको बनाना है, ये सब डिसीजन सिमिलैरिटी बायस से ही होता है। ठीक है, जो लास्ट बायस का कंसेप्ट है और जो लास्ट कंसेप्ट है डिसीजन मेकिंग के सेशन में, काफी लंबा हो गया बट आई होपफुली कि प्रोडक्टिव सेशन हुआ हो आपके लिए, हाइंडसाइट बायस। तो हाइंडसाइट बायस में क्या होता है कि हम बिलीव करते, जब कुछ हो जाता है ना, सपोज कुछ आपको करना था, जब हो जाता है, सपोज आपको लग रहा है कि आपका नाबार्ड का फेज 1 निकल जाएगा, बट जब तक नहीं निकलता तब तक आपको लगता है कि क्या पता होगा होगा, बट जब निकल जाता है तब आपको लगता है कि हाँ यार मुझे तो लगा ही था कि हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो यही होता है हाइंडसाइट बायस, कि हम पीछे सोचते हैं, जब वो रिजल्ट हो जाता है तब हम सोचते हैं कि हाँ ये तो होने ही वाला था। अब उसके बेसिस पे एक बार जो हो गया, फिर हम उसके बेसिस पे आगे भी डिसीजन लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि यार एक बार तो सही हो गया ना प्रेडिक्शन अपना, इस बार भी हो जाएगा। ये होता है हाइंडसाइट बायस। हो जाने के बाद जब हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, फिर हमारा बिलीफ अपने सोच पे बढ़ जाता है, उसी सोच को लेकर फिर हम आगे फ्यूचर डिसीजंस भी लेते हैं जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं है, बट एक बार जो सही हो गया दिमाग आपको बोलता है कि इस बार भी कर, मे भी इस बार भी सही हो जाए। ठीक है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज हाइंडसाइट बायस। तो ठीक है गाइज, यही था मेरा वीडियो। आई होप कि आप इस सेशन में अच्छे से समझे हो डिसीजन मेकिंग, और अगर आप ये सेशन अच्छे से आप पूरा अभी लास्ट तक सुने हो, तो इससे बाहर कट ऑफ क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ सेशन है आपके लिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, इतना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए लाया मैं एक दिन में ही।
वीडियो बना के अच्छा जगह सब कुछ नोट्स असेंबल करके आप लोगों को इजीली से समझा पाऊँ, इसीलिए तो एक अच्छा सा कमेंट करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और लाइक करना वीडियो को, और कोई दोस्त अगर डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसे भी शेयर करना, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इसके लिए। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी होपफुल लगा हो। और देखो ये इसी से आएगा डिसीजन मेकिंग का जो मैंने बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी आपको सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर आप मैनेजर हो गए, किसी ने आप करप्शन में पकड़ा गया, तो फिर आप उसके साथ क्या डिसीजन लोगे, उसके साथ आप क्या करोगे ना, जॉब से निकाल दोगे, सैलरी कट करोगे, फिर हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर से असिस्टेंट बना दोगे, तो फिर ये सब सिचुएशनल बेसिक क्वेश्चन आता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट थ्योरेटिकल जो मैंने कराया उतना अगर आप सही से कर लेते हो तो फिर मोर देन सफिशियंट है, आपको 3-4 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, जो कि एनफ है डिसीजन में कट ऑफ निकालने के लिए। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नाबार्ड ग्रेड प्रिपरेशंस।